नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे साफ शहर बना। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे अच्छे शहर का खिताब। नगरों के तिमाही स्वच्छता आंकलन स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की भी हुई शुरुआत। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 74% हुई। लगभग 21 लाख लोग अब तक हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना संक्रमण के 75 और मामले दर्ज और स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 68% से ज्यादा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन। यूजीसी के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में लाएगी महत्वपूर्ण बदलाव। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, अब तक आयोजित किए गए 40 वेबिनार। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे अच्छे शहर का पुरस्कार मिला। नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला और झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में गुजरात का अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। इस वर्ष लगभग 1 करोड़ 47 लाख नागरिकों ने 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और गंगा तट पर बसे 92 शहरों में किए गए सर्वेक्षण में हिस्सा लिया। बेहतर परिणाम देने वाले राज्यों और शहरों को आज आयोजित स्वच्छ महोत्सव में 129 पुरस्कार दिए गए। स्वच्छता का निरंतर आकलन सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरों और नगरों की तिमाही स्वच्छता आंकलन स्वच्छ सर्वेक्षण लीग भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरों में विभिन्न नवाचार देखने को भी मिला। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर आज 74% हो गई है। सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किए गए त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 59,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से उभर चुके हैं। अब तक भारत में 20,96,664 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण में होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.09 पर आ गया है। 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है। इस समय देश में संक्रमण के 6,86,395 मामले हैं। बीते एक दिन में 970 मौत होने के बाद इस बीमारी से अब तक 53,866 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत की कोविड परीक्षण क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में प्रतिदिन 10 लाख नमूने की जांच की ओर अग्रसर है। एक दिन में 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच पूरा किया जाना एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीति पर जोर शोर से अमल कर रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 75 और मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 923 हो गई है। प्रदेश में अब तक 2022 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार बुधवार को सबसे ज्यादा 16 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि बाकी 59 मामले राज्य के अन्य 18 जिलों में से दर्ज किए गए हैं, जिनमें वेस्ट कामेंग जिले में कोविड संक्रमण के 9 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 1,33,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के कारण अब तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार
बुधवार को इस आशय का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि शासन में पारदर्शिता लाने और सभी को समान अवसर प्रदान करने का ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि इस सुधार से अरुणाचल प्रदेश को बहुत लाभ होगा। श्री खांडू ने कहा है कि इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को फायदा होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है। एकल परीक्षा से ऐसे उम्मीदवारों को वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक चूकू आपा ने कहा है कि आगामी 27 अगस्त से 2 दिनों के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आयोजित किए जाने वाले बंद के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आज ईटानगर में संवाददाताओं से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हड़ताल का आह्वान करने वालों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ईटानगर में पुलिस पर्याप्त तैनाती की जा रही है और दूसरे जिलों से भी पुलिस बल बुलाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने राज्य में सत्तावासी परिषद के मामले पर बंद का आयोजन किया था। One should not take law into their own hands. Your peaceful dharna, the processions, these are all acceptable, but resorting to violence, taking law into your own hands is absolutely unacceptable. As far as this proposed ban call is concerned, we are getting inputs from different sources that unscrupulous and antisocial elements are planning to resort to large-scale violence and arsons, and they have pledged to repeat the PRC incident. Administration and the police department is taking it seriously, and accordingly we are preparing. राज्य के राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस वेबिनार में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों ने भाग लिया। वेबिनार का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच शिक्षा संस्थानों की भूमिका के रूप में सामने आई है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित वेबिनार में बोलते हुए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह ने नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा है कि इस नई नीति से हर एक छात्र के मौलिक चिंतन और उसके कौशल विकास का रास्ता प्रशस्त करेगी। वेबिनार को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से अब तक 40 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ नवाचार के अनेक अवसर प्रदान करेगी। वेबिनार को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर केसांग देगी ने कहा है कि वेबिनार के अध्यापकों को शिक्षण के उन नए पहलुओं से अवगत कराए जाने की नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद जरूरी होंगे। For the administrators and for the scholars to give awareness and to have more insightful about the new education policy 2020. The rudimentary tenets of the present National Education Policy 2020 are light but tight oversight and regulatory system to ensure integrity, equity, holistic, transparency, flexibility, multidisciplinary, liberal education and empowering the learner with innovation, critical and higher order thinking skills. हर साल विभिन्न पूजा उत्सव के दौरान मूर्ति बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोगों के बीच इस बार कोरोना महामारी ने उनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अगले 2 माह में गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहार आने वाले हैं और इन दिनों परंपरागत मूर्तियों के पास देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के बहुत से ऑर्डर मिल चुके होते थे, लेकिन कोविड-19 ने इनके कला पर व्यापार पर असर डाला है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट निवासी विमल पाल कहते हैं कि उनके जैसे लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन इसी समय सरकार की ओर से उनके परिवार के बैंक खाते में नगद धनराशि मिलने और राशन की दुकानों से मुफ्त में चावल मिलने से उनका बोझ कुछ हल्का हुआ है।
जैसे कि 20-25 जैसे ऑर्डर या तो 50 जैसे ऑर्डर हो जाता था एटलीस्ट, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और आदमी भी एडवांस लेके गया है तो आया नहीं अभी दोबारा, अभी आने नहीं सक रहा है और ये हमें आके भी फायदा नहीं, ताकि हम लोग का काम होगा इसमें, तो इसलिए मैंने बहुत लॉस हो रहा है हम लोग ये सब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि नौसेना सक्रिय जवाब कार्रवाई के तहत अपने पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती के जरिए किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने देश की समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की भूमिका की सराहना की। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से फंसे भारतवासियों को स्वदेश वापस लाने के लिए चलाए गए अब तक के सबसे बड़े समुद्र सेतु अभियान के सफल संचालन के लिए नौसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नौसेना के हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों से लगभग 4000 लोगों की स्वदेशी वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा है कि नौसेना के प्रमुख संवेदनशील ठिकानों पर पोतों और विमानों को तैनात कर समुद्री हितों की सुरक्षा में प्रभावी भूमिका निभाई है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह ने भी कल नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित किया। 2 वर्षों में एक बार होने वाले सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष अप्रैल में किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की। धोनी को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि वह न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान बल्कि मैच जीतने में अपनी विशेष भूमिका के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धोनी ने एक छोटे शहर में सामान्य स्तर से उठकर विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को गौरवान्वित किया है। पत्र में धोनी को स्नेह के साथ संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उनके कठिन श्रम और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों, विशेषकर 2011 के विश्व कप फाइनल में उनके विलक्षण खेल का हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को उनकी 76वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी ने 40 वर्ष की आयु में 1984 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे सबसे कम आयु में देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उधर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईटानगर के राजीव गांधी भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री थुप्तेन तुम्पा ने अपने भाषण में कहा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी को उनके देश के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी, वरिष्ठ नेता बोसीराम सीराम, ग्यामर ताना सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। उधर राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार में 16 जिलों की 80 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ के प्रभावित है और बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। बिहार में गंगा नदी लगभग सभी जगह उफान पर और राजधानी पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। सत्यपाल मलिक ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में कल शिलोंग में शपथ ली। उन्होंने मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदादर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले वे गोवा और जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रहे। राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। It will take time to understand the whole situation. And my endeavor will be to cooperate with the government and to take the state forward on development journey. मॉनसून में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से कैसे बचाव करें, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि इन बीमारियों के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। मॉनसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें,
पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए आईजीएम जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। आपूर्ति की निगरानी हो। टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो। नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।